हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 विस्टास का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसके राइटर हैं तिसानी दोशी। कौन है? तिसानी दोशी। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट, क्या ह्यूमन का प्रभाव रहा है इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे। Human civilization have been around for a partly 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। और ह्यूमन बींग्स का इस धरती में जो टाइम पीरियड है वह पिछले 12,000 वर्षों से है। और 12,000 वर्ष के पहले ह्यूमन बींग का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस इस धरती पे, इस पृथ्वी पे नहीं थी। तो पिछले 12,000 वर्षों से ह्यूमन बीइंग का अस्तित्व इस धरती में पाया गया है, जो कि बेयरली अ फ्यू सेकंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। और यदि जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से देखा जाए तो वह मात्र एक सेकंड के बराबर है। क्या है? एक सेकंड के बराबर। क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस धरती का, इस पृथ्वी का जो टाइम पीरियड है वह लगभग 65 करोड़ वर्ष है, जो कि यह 12,000 वर्ष उस 65 करोड़ के सामने एक सेकंड के समान है। क्या है? एक सेकंड के समान है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। लेकिन इस इतने कम समय में ह्यूमन बीइंग ने, मनुष्य ने क्या कर दिया? इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। रकस मीन्स हंगामा मचा देना, भगदड़। तो इस इतने कम समय में ह्यूमन बीइंग ने इस धरती पे पूरा अफरा तफरी, हंगामा मचा के रख दिया है। एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर। और एकदम नेचर पे, प्रकृति पे ह्यूमन बीइंग क्या हो गए हैं? हावी हो गए हैं। विथ आवर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, मेगा सिटीज। और नेचर को, प्रकृति को, जंगलों को काट करके मनुष्य ने सबसे पहले गांव बनाया, उसके बाद शहर बनाया, उसके बाद नगर, उसके बाद महानगर। और इस तरह से रैपिडली, लगातार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources। और रैपिड मीन्स होता है लगातार, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वह लगातार इस रफ्तार से इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विथ अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्स। कि आपस में क्या हो रहा है? बैटल हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, क्योंकि रिसोर्स जो है, स्रोत है, वह लिमिट है। और ह्यूमन बीइंग का जो पॉपुलेशन है, आबादी है, जनसंख्या है, वह दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहा है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और यह जो फॉसिल फ्यूल है, यह क्या कर दिया? एक कंबल के जैसा, एक ब्लैंकेट के जैसा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंबल जैसा परत बना दिया गया है इस वर्ल्ड में, इस संसार में। विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। जो भले स्लो ही, लेकिन लगातार उसका जो टेम्परेचर है वह बढ़ते जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time। और लेखिका तिसानी दोशी, जो इस चैप्टर की लेखिका है, तिसानी दोशी, वह बता रही है कि इनके समय में यह एक डिबेट का पार्ट हुआ करता था। जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड environmental debates of our time। Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? कि क्या यह जो आइस शीट है यह पूरा मेल्ट हो जाएगा?
पिघल जाएगा? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड? और यह जो गल्फ का ओशियन करंट है वह क्या डिसरप्टेड हो जाएंगे? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? और क्या इस वर्ल्ड का अंत हो जाएगा? मे बी नॉट, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। Either way, अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और इस डिबेट का जो क्रूशियल एलिमेंट हुआ करता था वह क्या? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है कि एक क्रूशियल एलिमेंट हुआ करता था, एक मुख्य तत्व हुआ करता था, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect। और इसलिए नहीं क्योंकि इस अंटार्कटिका पे ह्यूमन पॉपुलेशन कभी नहीं गया है, या इस अंटार्कटिका पे ह्यूमन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, बट लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। बल्कि इसलिए क्योंकि इस अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे क्या है कि ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। बर्फ के नीचे ओल्ड कार्बन का दबा हुआ है, ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। या जो बर्फ का परत है उसके नीचे में क्या दबा हुआ है? कार्बन दबा हुआ है। इसलिए यह मुख्य हिस्सा हुआ करता था डिबेट का। इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। और यदि हम लोग अंटार्कटिका इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यदि हम लोग इस अर्थ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लोगों को कहाँ जाना होगा? अंटार्कटिका जाना होगा। यदि हम लोगों को इस धरती का, इस अर्थ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना है तो अंटार्कटिका वह जगह है जहाँ पे हम लोग को जाना होगा, तब जाकर के इस अर्थ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग। और जो लेखिका है तिसानी दोषी, वह किस चीज पे काम कर रही है, किस प्रोग्राम पे काम कर रही है? स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग। इस पे लेखिका काम कर रही थी। ऑन द सोकास्की। और सोकास्की आप लोगों को पता होगा, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। सोकास्की इज द नेम ऑफ द शिप। जिस शिप से यह जर्नी कर रही थी उसी शिप का नाम था सोकास्की। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द ends of the world and providing them with inspiring educational opportunity which will help them foster a new understanding and respect for our planet। और लेखिका हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका ले जा रही है घुमाने के लिए, ताकि वहाँ पे स्टूडेंट्स को यह जानने को मिलेगा अपॉर्चुनिटी, अवसर, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी विच विल हेल्प देम, जो उन्हें क्या करेगा? फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, नए चीज़ों को समझने में उसे हेल्प करेगा, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट। और इस तरह से वे लोग क्या करेंगे? हमारे प्लेनेट को रिस्पेक्ट करेंगे, देखभाल करेंगे। इट इज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। और यह काम या लेखिका यह प्रोग्राम पिछले 6 सालों से करते आ रही है। हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। और इसका हेड कौन है? एक कैनेडियन है जिसका नाम है जियोफ ग्रीन, हु गोट टायर्ड ऑफ केयरिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच, जो कि थक गए हैं। टायर्ड मीन्स क्या होता है? थक जाना। हु गोट टायर्ड ऑफ केयरिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। और यह जो स्टूडेंट्स है, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स है, जिन्हें लेखिका यात्रा पे, जर्नी पे ले गई है अंटार्कटिका,
तो यह स्टूडेंट्स फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के लिए एक पॉलिसी मेकर का काम करेंगे। अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट। वे लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट। और इस चीज को क्या करेंगे? एक्ट करेंगे, अपने भविष्य में उसको ढालेंगे। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। और इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल होने का कारण यह है, द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने का कारण यह है, इज बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। कि ऐसा संभव ही नहीं है कि आप साउथ पोल जाएं और आप उससे प्रभावित ना हो। अफेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रभावित होना। तो यह इम्पॉसिबल है कि आप साउथ पोल जाइएगा और आप प्रभावित नहीं होइएगा। यही वजह है इस प्रोग्राम का इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने का। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बट व्हेन you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real। लेकिन जब आप but when you can visibly see, जब आप देखेंगे ग्लेशियर को, the retreating and ice shelves collapsing, वह जो आइस का सेल्फ्स है वह क्या हो रहा है? कलेप्स हो रहा है। you begin to realize that the थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। तो यह जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो डे बाय डे से धरती का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, वह क्या है? रियल है, वास्तविक है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, और इसका जो इकोसिस्टम है वह क्या है? वेरी सिंपल है। एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ पे लेक है, कमी है बायोडाइवर्सिटी का, मीन्स वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। is the perfect place to study how little changes in the environment, और यह एकदम परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए। इट इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में किस प्रकार से हल्का हल्का परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। कैन हैव बिग रिपरक्यूशंस, और इस हल्का हल्का चेंजिंग होने से क्या होता है? इसका बड़ा बड़ा परिणाम देखने को मिलता है। रिपरकशंस मीन्स होता है परिणाम। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, अब यह फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ ग्रास। फाइटोप्लैंक्टन PHYTOPLANKTON, यह एक प्रकार का ग्रास है। क्या है? ग्रास है। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन, और यह क्या है कि सी में, समुद्र में पाया जाता है। दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन, और इससे क्या होता है? फूड चेन, जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन, वह क्या होता है? सस्टेन होता है। दिस सिंगल सेल्ड प्लांट्स, और यह सिंगल सेल का होता है, सिर्फ एक ही सेल इसमें पाया जाता है। दिस सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी, और यह किस चीज़ का यूज करते हैं? सन्स का एनर्जी को यूज करते हैं, सूर्य के प्रकाश का यूज करते हैं, टू असिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यह क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और आप लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो यह जो फाइटोप्लैंक्टन है, यह भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ
फाइटोप्लैंक्टन। और साइंटिस्ट इस चीज़ को सचेत करते हैं, वार्निंग देते हैं कि यह जो फर्दर डेप्लीकेशन इन द ओजोन, ओजोन एक प्रकार का गैस होता है, तो ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। यह फाइटोप्लैंक्टन के एक्टिविटीज को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ ऑल द मैरिन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। और जिसके वजह से सारे मैरिन एनिमल्स प्रभावित हो जाएंगे। मैरिन एनिमल्स क्या होता है, समुद्री जीव को ही मैरिन एनिमल्स कहा जाता है। समुद्री जीव को क्या कहा जाता है, मैरिन एनिमल्स। मैरिन एनिमल्स, हम लोग जानते हैं कि समुद्र में जितने भी मछलियां होती है या जितने भी जीव पाए जाते हैं वह यही फाइटोप्लैंक्टन को खा करके जीवित रहते हैं। और यदि ओजोन गैस बढ़ने से फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होगा, इस पे अफेक्ट पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस समुद्र में जितने जीव रहेंगे वह सब भी प्रभावित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से साइंटिस्ट लोग वार्निंग दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि इससे पूरा जो मैरिन एनिमल्स है एंड बर्ड्स हैं ये सब प्रभावित हो जाएंगे। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और पूरा कार्बन साइकिल प्रभावित हो जाएगा। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप छोटे छोटे चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बड़ी चीज़ अपने आप अच्छे हो जाएंगे। यदि हम फाइटोप्लैंक्टन का ख्याल रखते हैं तो जितने भी समुद्री जीव है डेफिनेटली वे लोग प्रभावित नहीं होंगे और सारा जो फूड चेन है वह सही सलामत रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।